आज इंटरमीडिएट प्रोज यूपी बोर्ड का पहला पार्ट ए गर्ल विथ ए बास्केट का मैं आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में व्याख्या करने चल रहा हूँ। ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने सारांश इस पाठ का हिंदी और अंग्रेजी में किया है और संभवतः आप उसे पढ़े होंगे या पढ़ें, और इसमें पूरे पाठ की व्याख्या करने चल रहा हूँ। आप किताब खोल लीजिए, अपने मोबाइल को बिल्कुल अपने मेज पर सामने रख लीजिए और बैठ करके लाइन बाय लाइन मैं पढ़ा रहा हूँ, उसे पढ़िए। देखिए, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। पहला पैराग्राफ है, मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली को छोड़ा, अर्थात नई दिल्ली से मैं अपनी यात्रा हिमालय के लिए प्रारंभ किया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मैं ट्रेन द्वारा नई दिल्ली से बरेली को जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और बरेली से फिर मुझे रानीखेत कार द्वारा जाना था। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, यह रानीखेत जो है ब्रिटिश सेना का पुरानी छावनी थी, यानी जब यहाँ अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज सैनिकों का वह एक छावनी हुआ करती थी। लोकेटेड ऑन 600 फुट रेज्ड, जो समुद्र की सतह से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, और 120 मील के क्षेत्र में फैले हुए उस हिमालय पर्वत की चोटी पर रानीखेत है। द ट्रेन वॉज स्लो, हमारी ट्रेन स्लो धीमे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और यह प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, और प्रत्येक स्टॉप पर, प्रत्येक स्टेशन पर आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। आई स्वंग ओपन माने खोल देता था, लहरा देता था। द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने कंपार्टमेंट यानी डब्बे के दरवाजे को खोल देता था। एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर घूमता था। लेखक कहता है, विलियम सी डॉगलस, who was the Supreme Court, who was the Justice of American Supreme Court, he came to India. He wanted to see the Himalayas, so he started his journey from New Delhi to Bareilly by train. And he had to go to Ranikhet by car from Bareilly. The Ranikhet is old British Army hill station, and it is situated 6,000 feet from sea level. And Ranikhet is also situated on the top of the Himalayas, spread 120 miles. The train was passenger train, local train, stopping train. It stopped at every station, and whenever the train stopped, the writer came down from his compartment and he walked over the platform. दूसरा पैराग्राफ है, The platforms were packed with people. सबसे पहले लेखक नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म्स का वर्णन करता है, क्योंकि वहीं से यात्रा शुरू किया था। तो लेखक कहता है, जो नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म्स थे वे बिल्कुल पैक्ड विथ पीपुल, लोगों से पैक्ड थे, माने खचाखच भरे हुए थे। और उसमें सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हाकर्स। और उस प्लेटफॉर्म पर जो घूम रहे थे उसमें सिख भी थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, सैनिक थे, व्यापारी भी थे, पुजारी थे,
पोर्टर्स कुली थे, बेगर्स भिखारी थे, हाकर्स फेरी लगाने वाले थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयर फुट। अधिकाधिक उसमें से जो लोग थे वो बेयर फुट, नंगे पांव थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, और उनके कपड़े जो है बिल्कुल सफेद और ढीले ढाले थे, सस्ते कपड़े थे, बहुत सामान्य कपड़े थे और वो भी ढीले ढाले थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल, लेखक कहता है कि मैं 3 लोगों से बात करता था, बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, और उसमें से जरूर एक ऐसा व्यक्ति पा जाता था जो अंग्रेजी जानता था, अंग्रेजी बोल लेता था, समझ लेता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम जो है विश्व नीति के विषय में बात करते थे, विश्व के मामलों में बात करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक्स द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और उस दिन अखबारों में जो समाचार सुर्खियों में रहता था, यानी मुख्य हेडिंग रहती थी, मुख्य शीर्षक जो रहता था, उसके विषय में बात करते थे। इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ नेशन, राष्ट्र की भावना को, राष्ट्र की नब्ज टटोलने का मैं प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन, और उसका परीक्षण भी करना चाह रहा था, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, मैं लोगों की नब्ज टटोल करके उस विचार को चेक करना चाहता था, इस पर एक पूरा आंकड़ा तैयार करना चाहता था कि जो विचार लोगों के हैं, क्या वही विचार अमेरिकन लोगों का भारतीयों के प्रति है, दोनों से मैच कर रहा है, तालमेल बैठ रहा है, मिल रहा है। ये मिलान परीक्षण भी मैं करना चाहता था। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट द प्लेटफॉर्म्स ऑफ न्यू दिल्ली। The writer says that platforms were full of people, full of passengers, and he saw every class of people walking over the platforms. The writer saw Sikh, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers, and other classes of people wandering over the platform, and most of them were barefooted. It means they had no slippers or shoes in their legs, and their dresses were also white, loose and cheap. The writer asked at least 3 people, and among 3 people he got one who knew English. The writer talked him with world affair, and he also talked with him the major topics of the day published in the news. In this way, the writer wanted to get a feel of the pulse of nation, and he wanted to check the opinion of the American people towards Indian people, and so he wanted to prepare an official record. तीसरा पैराग्राफ देखिए। The route lay through one of the richest of India's agricultural area. इसके बाद ट्रेन का जो रूट रास्ता था वह भारत के समृद्ध कृषि क्षेत्र में प्रवेश किया। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, और यह जो है गंगा नदी का ऊपरी भाग था, 1000 फीट एबव सी लेवल, और इसकी ऊंचाई भी समुद्र की सतह से लगभग 1000 की ऊंचाई पर थी। माने ये समुद्र की सतह से 1000 फीट ऊपर था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन यह समशीतोष्ण शुष्क था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट स्वेलन विथ फ्लड वाटर्स। गंगा में उस समय बाढ़ आई हुई थी, इसलिए उसका रेत और पानी पूरा दिखाई देता था, और उसके जल ने जो है इट ओवरफ्लोज इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, और गंगा का जल जो है हजारों एकड़ धान के खेत को
चावल के खेत को यानी धान के फसल को जो है इनंडेटिंग माने ढके हुए था, यानी गंगा के बाढ़ के जल से अगल बगल के गंगा के बगल के जो खेत थे, हजारों एकड़ भूमि जिसमें धान था, धान के पौधे थे, वे गंगा की पानी से ढके हुए थे। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, और लेखक कहता है कि उत्तर तरफ मैंने देखा तो जंगल दिखाई दे रहे थे, ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास, और इसमें घास का एक विस्तृत आयाम दिखाई दे रहा था, हायर देन ए मैन्स हेड, और ये घास जो है मनुष्य के सर से भी लंबी थी, यानी घासें इतनी लंबी थी कि कोई मनुष्य इसमें आसानी से अपने को छिपा सकता था, खड़ा होने पर छिप सकता था। एंड अनब्रोकन, और ये घास बिल्कुल अनब्रोकन, समतल बराबर दिखाई दे रही थी, जैसे कोई हरे रंग का चद्दर बिछा हो, एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, केवल ये घासें वहां थोड़ी सी फटी हुई दिखाई दे रही थी जहां वृक्ष के झुरमुट थे। दी होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज, और ये जंगल देखने पर लगता था जैसे यह चीते, हाथी, अजगर और काले नाग के घर थे। एवरीवेयर एल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग, लेखक कहता है कि चारों तरफ समतल भूमि दिखाई दे रही थी। टू द हॉरिजन, क्षितिज माने जहां धरती और आकाश मिल जाता है उसको क्षितिज कहा जाता है, क्योंकि उससे आगे मनुष्य को दिखाई नहीं देता है। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सैक्रेड बनियान ट्री, और लेखक कहता है कि उस मैदान में कहीं कहीं जो है बरगद के वृक्ष डॉटेड बिंदु की तरह से, यानी एक तो यहां वहां दिखाई देते थे, पवित्र बरगद के वृक्ष दिखाई देते थे। आर बाय रोज ऑफ द पाकड़ ट्रीज, या पाकड़ के वृक्ष की कतारें भी दिखाई दे रही थी। सेप्ट लाइक इल्म्स, और वो बिल्कुल इल्म वृक्ष के आकार की थी। हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, क्योंकि उसके तने जो थे मुड़े हुए थे, टेढ़े थे। थॉट हमीद एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और दक्षिण और पश्चिम तरफ से नम हवा बह बह करके आ रही थी। मंकीज, बंदरों को देखा लेखक। सम ऑफ द मदर्स, उसमें से कुछ मदर माँ थी यानी बंदरियां थी। विथ बेबीज क्लीनिंग टू देम, जो अपने बच्चों को अपने वक्षस्थल पर चिपकाए हुई थी। एंड राइडिंग अंडरनीथ स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, और स्टेशन पर जो वृक्ष थे उस वृक्ष की शाखाओं में लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में वृक्ष की एक शाखा से दूसरे शाखा पर उछल रही थी, कूद रही थी। द विलेजेज वी पास्ट, गांव को जो मैंने देखा, लेखक कहता है कि जिस गांव से मैंने पास किया देखा, रूट गांव से भी होके जाती है ट्रेन की। हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउडर, वहां उसने देखा गांव में घरों को देखा, घर की दीवारों को देखा, जो दीवारें कैसी थी, कच्ची थी, मिट्टी की बनी हुई थी। जिस दीवारों में क्या लगा था, मड माने कीचड़ था, मिट्टी थी। मिक्स्ड विथ वाटर्स एंड काउडर, जिसमें जल और गाय का गोबर मिला हुआ था, यानी जल, गाय का गोबर और मिट्टी मिला करके कच्ची दीवारें बनाई गई थी। देयर पिक्ड रूफ्स वेयर थैच्ड, और उन घरों के जो नुकीले छत थे उन पर छप्पर डाले गए थे, यानी छप्पर डाले गए थे, वे नुकीले थे। बंडल्स ऑफ ग्रास, घास का बंडल समूह, टाइट बंधा हुआ था टू बंबू पोल्स, बांस के पोल पर, स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स, और उस बांस के पोल पर बांस की फट्टियां लगाई गई थी, फट्टियां फैलाई गई थी, और उसी फट्टियों के ऊपर घास फूस रख करके छप्पर तैयार किया गया था। दैट डे, और उस दिन, द पंपकिन वाइन्स, कद्दू की लताएं जो थीं, दैट ग्रीव ओवर देम वेयर इन ब्लूम, ट्रेलिंग
स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रॉप वॉल्स, और उस दिन कद्दू की लताएं जो थीं वह उस भूरे रंग की दीवार पर नीचे से ऊपर धारीदार लटकी हुई दिखाई दे रही थीं, और उसमें फूल भी खिले हुए थे, यानी खिले हुए फूल वाली कद्दू की लताएं धारीदार लटकती हुई उस दीवार पर दिखाई दे रही थी। नाउ द राइटर सेज दैट हिज रूट इंटर्ड द richest agricultural land of India. It was the plain of upper Ganga rivers, and it was 1,000 feet high from sea level, but it was tropical. At that time Ganga was flooded, and the water of Ganga had covered 1,000 acres of rice or paddy plants. The writer also saw the north side, and he saw the forests, jungles, and he saw long grass. He saw expanse of long grass. It was so long that it could hide a man. A man could hide himself in it. And it looked very beautiful. It looked like a green bed sheet. It was broken where the clumps of trees were situated, and this forest was the home of tigers, elephants, pythons, and cobras. The writer also saw the flat land, and it was running through the horizon. And he also saw the sacred banyan trees in this flat land, and banyan trees were looked dotted. And he also saw the rows of poplar trees that were like elm trees, because their trunks were twisted. And he also says that hot Hamid was also blowing, coming from west, southwest side. And he also saw monkeys, some of them mothers, and they were jumping from one branches of tree in search of food, cleaning their babies. The writer also saw the villages of India, and he saw the houses of villages, and the walls of the houses were made of mud mixed with water and cow dung, and their roof were thatched and pointed. Bundles of grass was tied on the bamboo pole, and the grass was also spread on the rafters. That day, the writer also saw the vines of pumpkin hanging over the draft wall. अगला पैराग्राफ है, At one station my routine of talking to the people was interrupted. लेखक कहता है कि एक स्टेशन पर मेरा जो यह रूटीन यानी सिलसिला क्रम जो था टॉकिंग टू द पीपल, लोगों से बात करने का, वाज इंटरप्टेड, वो हस्तक्षेपित कर दिया गया, रोक दिया गया। लेखक का एक रूटीन बना हुआ था कि वह
गाड़ी रुकने पर उतर करके कंपार्टमेंट से अपने नीचे लोगों से बात करता था, लेकिन एक स्टेशन पर अचानक इसका जो है बात करने का ढंग था वह रोक दिया गया। एज सुन एज आई लाइटेड, जैसे ही आई लाइटेड, लाइटेड माने गॉट डाउन, जैसे ही मैं अपने कंपार्टमेंट से नीचे उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों का एक समूह, गैदर्ड अराउंड मी, मेरे चारों तरफ इकट्ठे हो गए। दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वुवेन, हाथ की बुनी हुई टोकरियां, रीड बास्केट, सरकंडे की बनी हुई टोकरियां थी। विथ सिंपल डिजाइन, बड़े सामान्य डिजाइन की बनी थी। एंड पैटर्न्स, और बड़े सामान्य ढंग की बनी हुई थी, लेकिन अच्छी थी। और ये बच्चे पंखे और टोकरियों को बेच रहे थे। दे हेल्ड दी बास्केट हाई, वे अपनी टोकरियों को अपने हाथ में ऊपर उठा करके साउटिंग वर्ड्स, चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं जान तो नहीं पाया कि वो क्या चिल्ला रहे थे, क्योंकि वे अपनी भाषा में हिंदी में बोल रहे थे और मैं हिंदी नहीं जानता था, इसलिए मैं समझ तो नहीं पाया। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर्स, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति से, उनके हाव भाव से मैं अवश्य उनकी इच्छा को जान लिया कि ये सभी बच्चे अपने पंखे और टोकरियों को बेचना चाहते थे। Here the poet says that it was his routine whenever the train stopped, he got down from his compartment and he walked over the platform. But at one station, his routine of talking with the people was checked, stopped. As soon as the writer got down from his compartment, he was surrounded by a group of young children, and these children were selling baskets. Their baskets were made of reed, and they were made in simple designs and simple patterns. Taking their baskets in their hands, they were shouting, and the writer says that he did not know whatever they were shouting, because the writer did not know Hindi. He knew English and American language, so he could not understand whatever they were shouting. But by their expression, by their movement and gestures, the writer, without making mistake, came to know that they wanted to sell their baskets. अगला पैराग्राफ, These were refugee children. लेखक बताता है कि ये बच्चे कौन थे। These were refugee children, ये शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा, डिक्रीड माने डिक्लेयर्ड, घोषित किया गया, 100,000 ऑफ पीपल, तो सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोगों ने पुल्ड अप देयर रूट्स, अपने रास्ते को बदल दिया, अर्थात अपने पुराने घरों को छोड़ दिया, अपना पुराना निवास स्थान छोड़ दिया। एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और अपने निवास स्थान को बदल दिया। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 9 मिलियन में 90 लाख, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया, यानी पाकिस्तान से चल दिए। एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटेसी, धार्मिक उन्माद के भय के कारण। रिलीजियस फैंटेसी माने धार्मिक उन्माद, फियर माने भय, धार्मिक उन्माद के भय के कारण 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ दिए और इंडिया की तरफ, भारत की तरफ कूच कर दिए। दे वेयर पुअर पीपुल, ये बेचारे गरीब थे। टू स्टार्ट विथ, दे वेयर पुअर, लेकिन जब इन्होंने अपनी यात्रा शुरू किया, दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रक, जब वो अपनी यह लंबी यात्रा शुरू किए, तो ये बेचारे और गरीब हो गए।
गरीब तो थे ही लेकिन और गरीब हो गए। फॉर ऑल, क्योंकि वो अपना सब कुछ दे कुड कैरी, जो कुछ अपने साथ लेके चल सकते थे, वाज ए बिट ऑफ फूड, वो थोड़ा सा भोजन था, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ हल्के फुल्के सामान थे। ये बेचारे अपना सारा जो कुछ भी घर दरवाजा खेती बाड़ी थी पाकिस्तान में छोड़ दिए, अपने साथ 2-3 वक्त का भोजन लेकर के चल दिए और कुछ हल्के फुल्के सामान, रुपए पैसे लेकर के चल दिए। सुन दे वेयर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही वे भोजन से बाहर हो गए, यानी उनका भोजन समाप्त हो गया, क्योंकि उनकी यात्रा लंबी थी, 10-15 दिनों की थी, 20 दिनों की थी, और पहाड़ के रास्तों से थी, कोई गांव भी नहीं पड़ने वाला था। भोजन लेकर के चले तो 2-4 दिन तक तो भोजन रहा, उसके बाद भोजन खत्म हो गया। इसलिए ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, अपनी यात्रा शुरू करने के कुछ दिन के बाद ही उनका भोजन समाप्त हो गया। दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, इसलिए उसमें जो बेचारे कमजोर थे, बूढ़े थे या जो बच्चे थे, भूख की कमजोरी के कारण रास्ते में गिरना शुरू किए, एंड डायड वेयर दे फेल, और जहां वे बेचारे गिरे बैठे वहीं मर गए, क्योंकि कोई देखने पूछने वाला नहीं था। नाउ इन दिस पैराग्राफ द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट द चिल्ड्रन। द राइटर सेज दैट these were refugee children. He also says when partition between India and Pakistan was declared by government, he says that 9 million people left Pakistan. 1 million is equal to 10 lakh. 9 million means 90 lakh. People left Pakistan and they came to India for the fear of religious fanaticism. Due to religious fanaticism, 9 million people left Pakistan and they started their journey towards India. They were poor people, but they became poorer when they started their long journey, because they left all their property and things in the Pakistan. Whatever they could carry with him was a little food for 3 or 4 days and some other light things. And after 3 years, the route passed through the hills and mountains. There were no villages, so they could not get any help. And after 3 or 4 days, they were out of food. They had no food. And after 3 or 4 days of his journey, due to weakness of hunger, they fell on the way, and where they fell, they died. अगला पैराग्राफ देखिए। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, ये बच्चे जो पंखे और टोकरियां बेच रहे थे, बेचने वाले जो बच्चे थे, वे इन्हीं शरणार्थियों के बच्चे थे। वे आर देयर पेरेंट्स, या उनके माता पिता, आर रिलेटिव्स, या उनके जो सगे संबंधी रिश्तेदार थे, हैड गैदर्ड इन द सिटीज, शहरों में इकट्ठे हो गए थे, सेटिंग अप स्टॉल्स, और वे स्टॉल सेटअप कर लिए थे, लगा लिए थे, घास फूस का, कपड़े का, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और छोटे मोटे सामानों को बनाते थे, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट ऑलरेडी ओवरक्राउडेड, अपनी जीविका को चलाने के लिए छोटे मोटे सामानों को बनाते थे, और ये बाजार को काफी भीड़ भाड़ वाला बना दिए थे, यानी बाजार में इन शरणार्थी बच्चों की बहुत भीड़ थी। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, वे बेचारे कपड़े के बने हुए घर, यानी टेंट, तंबू, छोलदारी और घास फूस के बने हुए छाये में रहते थे। दैट लाइन द स्ट्रीट्स, जो शहर में
सड़कों के किनारे होता था। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में जो बेचारे किसान थे, हैड बीन अकस्टम्ड, वे तो बेचारे अपने को अभ्यास कर डाले थे, टू लिटिल ऑल देयर लाइफ्स, यानी अपने को किफायत जीवन व्यतीत करने का अभ्यास कर डाले थे, क्योंकि ऑल देयर लाइफ्स फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑफ एन एवरेज $100 ए ईयर, क्योंकि ऐसे किसान, ऐसे परिवार जो कृषि पर आधारित था, वे बेचारे औसतन साल भर में $100 $100 से अधिक प्राप्त नहीं कर पाते थे। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स ए डे, और जो उसमें अनस्किल्ड अकुशल जो लेबर हैं, उनकी भी आमदनी $2 से अधिक नहीं होती है। $100 ए ईयर, सॉरी, द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स ए डे आर लेस देन $2 ए वीक, और जो अकुशल श्रमिक रहे वो भी एक दिन में 30 सेंट्स या सप्ताह में $2 से अधिक नहीं कमा पाते थे। देयर इज वन मील ए डे, दिन भर में वो एक बार भोजन करते थे, 24 घंटे में एक बार बेचारे खाना खा पाते थे। उसमें क्या होता था? एन अनियन, एक प्याज होती थी, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी होती थी, ए बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी दाल होती थी, विथ मिल्क, दूध के साथ, बकरी का दूध, परहैप्स ए बीट ऑफ गोट चीज, और शायद वह गोट चीज यानी बकरी के पनीर भी पाते थे। नो टी, न तो उन्हें चाय मिलती थी, नो कॉफी, कॉफी नहीं मिलती थी, नो फैट, वसा नहीं मिलती थी, नो स्वीट्स, मिठाई नहीं मिलती थी, नो मीट, मांस नहीं मिलता था। $100 ए ईयर इज, वर्ष भर में $100 इज नॉट $2 ए वीक, वह सप्ताह में $2 से अधिक नहीं होता है, यानी लगभग औसत $100 साल भर का $2 सप्ताह के बराबर ही होता है। एट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, और यह भी छोटी सी राशि, इज हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट्स, उन्हें पंखे टोकरी बेच करके कमाना बड़ा मुश्किल था। टू पीपुल टू पुअर टू बाई देम, क्योंकि उस समय भारत के लोग भी गरीब थे और उनके पंखे और टोकरियों को खरीद नहीं पाते थे। दैट नो डाउट, और इसीलिए इसमें कोई संदेह नहीं है, इज द रीजन, यही कारण है, दीज लिटिल चिल्ड्रेन, ये छोटे बच्चे, डिसेंडेड ऑन मी, मेरे ऊपर डिसेंडेड माने टूट पड़े, लाइक लोकस्ट, टिड्डियों की तरह से, लोकस्ट माने टिड्डी, टिड्डियों की तरह से टूट पड़े। आई एन अमेरिकन, मैं जो एक अमेरिकन था, वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, निश्चित रूप से उनको एक बहुत अच्छा ग्राहक प्रतीत हो रहा था, यानी उनको लग रहा था कि मैं एक अमेरिकन था, धनवान था, मेरे पास पर्याप्त पैसे थे और मैं उनके पंखे और टोकरियों को पर्याप्त खरीद सकता था, इसलिए मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह से टूट पड़े। नाउ द राइटर सेज दैट the children who were selling baskets and fans were the sons and daughters of those refugees who had come from Pakistan to India. Most of them were dead, but who were saved, they came to India, and these children were the sons and daughters of those refugees. He also says that their parents our relatives had gathered in the cities and they had set up tent of cloth or
grass set, and they manufactured simple articles like baskets, fans, toys, paper baskets, and other small things, and they sold in the market for their living. The writer says that the peasant among the refugees were also the peasant the condition of the peasant among the refugee was very pitiable, because they did not earn more than $100 per year, and the income of unskilled laborers was also 30 cents a day or $2 per week. They had only one meal a day. It means they got a meal in 24 hours, and in their meal they had an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, and perhaps they had some goat cheese. They did not have sweet, meat, fat, tea, coffee, fats, and other costly things. $100, the writer says that $100 per year is not more than $2 per week. $100 a year is equal to $2 per week. And this small amount is also very difficult for them to earn by selling baskets in the market, because Indian people were also poor. They could not buy their baskets and fans. And this was the reason that they rushed towards the writer like locusts, because they thought that the writer was an American, he was rich. So he was a good customer for him, and he would buy their fans, baskets and fans. अगला पैराग्राफ आप देखें. I bought one teeny basket for a few annas. लेखक कहता है कि मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीदा और इसके लिए कुछ आने दिया. Another fruit basket, इसके बाद एक दूसरी फल की टोकरी खरीदा, फल रखने के लिए टोकरी खरीदा. For a bit more, इसके लिए थोड़ा सा अधिक दिया. A beautiful waste paper basket, और एक बड़ा सुंदर रद्दी कागजों को रखने की टोकरी खरीदा. For a rupee, इसके लिए मैंने ₹1 दिया. A lovely sewing basket, और एक बड़ी प्यारी सी सिलाई के सामानों को रखने की टोकरी खरीदा. इसके लिए भी मैंने ₹1 दिया. A few fans, कुछ पंखे खरीदा. For an anna or 2 paise, और इसके लिए 1 आने या 2 पैसे दिया. My arms were filled, लगा लीजिए यहां से परीक्षा में पूछता है, बोर्ड परीक्षा में इंपॉर्टेंट है. यहां से लेके और पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ था, रिंग एनी हार्ट. My arms were filled, मेरी बाहें जो है भर गई थी पंखों और टोकरियों से. And I had not spent 50 cents, और लेखक कहता है कि मैंने 50 सेंट्स भी खर्च नहीं किया. 50 सेंट्स भी खर्च नहीं हुआ, और मेरा हाथ पंखे और टोकरियों से भर गया. इसका मतलब लेखक को ये काफी सस्ता लग रहा है.
The children passed in shouting their wares. बच्चे हमारे बगल से अपने सामानों का नाम ले लेकर के चिल्ला रहे थे। आई वॉज ए प्रिजनर। यहां से भी लगा लीजिए, कभी कभी यहां से पूछ देता है आई वॉज ए प्रिजनर से लेकर के, और वही लास्ट रिंग एनी हार्ट था, यहां से भी पूछ देता है। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं तो बिल्कुल कैदी हो गया था। कंप्लीटली सराउंडेड, बिल्कुल उन बच्चों से घिरा हुआ था। अनेबल टू मूव, और बिल्कुल हिलने डुलने में मैं अनेबल था। अनेबल माने अक्षम था, असमर्थ था। मूव माने हिलना, चलना। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव, कभी कभी यहां से भी पूछ देता है। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सबसे ज्यादा परिश्रमी और आक्रामक तेज तर्रार वाज थी ए वेंडर, जो एक फेरी वाली थी। ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की। ऑफ 9 वर्ष की। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, बिल्कुल मेरे सामने, राइट ठीक मेरे सामने खड़ी थी। यानी उन फेरी लगाने वाले बच्चों में से जो सबसे तेज तर्रार, परिश्रमी और आक्रामक एक लड़की थी, जो 9 वर्ष की सुंदर लड़की थी और बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। सी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास एक बड़ी प्यारी सी टोकरी थी, विथ हैंडल, मुठिया लगी हुई थी। एंड सी वांटेड ए रूपी एंड हाफ, और वह इस टोकरी का दाम भारतीय मुद्रा में 1 रुपये 50 पैसे चाहती थी, आर अबाउट 30 सेंट्स, या अमेरिकन मुद्रा में 30 सेंट्स चाहती थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह बड़ी वाकपट थी, बोलने में बड़ी ईमानदार, वाकपट, चंचल थी। आई हियर वेयर टीयर्स इन हर आईज, उसके आंखों में आंसू थे, यानी आंखों में आंसू भर करके। सी प्लीडेड एंड बेग्ड, वह मुझसे इस तरह से अपनी टोकरी खरीदने की याचना करने लगी। बेग्ड इन टोन्स, प्लीडेड एंड बेग्ड माने याचना करना, इन टोन्स माने स्वर में। दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी के भी हृदय को द्रवीभूत कर सकता था। रिंग एनी हार्ट माने किसी के भी हृदय को द्रवीभूत करना, यानी आंखों में आंसू भर करके इस तरह से वह मुझसे अपनी टोकरी खरीदने की सिफारिश कर रही थी, याचना कर रही थी, कि उसका यह याचनापूर्ण ढंग जो है किसी के भी हृदय को द्रवीभूत कर सकता था। द राइटर सेज दैट he bought a teeny basket and he paid a few annas for it. Again he bought a fruit basket and for it he paid a little more. Then he bought a beautiful waste paper basket and he paid a rupee for it. He also bought a sewing basket and he paid a rupee for it. He also bought some fans and he bought an anna or 2 pies for it. He says that both of his arms, both of his hands were full of baskets and fans, and he did not spend more than 50 cents. He felt that he got all the things and he spent a very little money. The children passed through him
and they were shouting, taking their baskets and fans in their hands. They were shouting, and he was completely surrounded by them. He was not able to move. Meanwhile, he saw a beautiful girl of 9 years old. She was very laborious, diligent, and aggressive among the vendors. She was standing in front of him, and she had a very lovely basket with a handle in her hand. She wanted to sell her basket, and she wanted 1 rupees 50 paise in Indian currency, or 30 cents in American currency. She requested the writer to buy her basket. Having tears in her eyes, she requested the writer to buy her basket in such a pathetic tone which could wring any heart. अगला पैराग्राफ देखें। माई आर्म्स वेयर फुल। लेखक कहता है कि मेरी दोनों बाहें जो हैं बिल्कुल फुल थी, माने पंखे और टोकरियों से भरी हुई थी। आई हैड नो रूम। अब मेरे पास कोई रूम माने स्थान, यहाँ रूम का अर्थ कमरे से नहीं है, स्थान से है। अब मेरे पास कोई स्थान नहीं था बचा हुआ अन्य पंखे टोकरी खरीदने रखने के लिए। लेट अलोंग माई नीड। और अब मुझे दूसरे पंखे और टोकरी की आवश्यकता भी नहीं थी। मैंने पर्याप्त पंखे और टोकरी खरीद लिया था। फॉर अंडर बास्केट। दूसरे पंखे और टोकरी की अब आवश्यकता नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म। लेकिन लेखक उस लड़की पर द्रवीभूत था, उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए अपने दाहिने हाथ की टोकरी को बाएं हाथ में संतुलित किया, अर्थात दाहिने हाथ की टोकरी और पंखे को बाएं हाथ में रूपांतरित किया और उसका दाहिना हाथ खाली हुआ। आई रिस्ट इनटू माई राइट कोट पॉकेट। और इस प्रकार मैं अपने दाहिने हाथ को अपने कोट के दाएं पॉकेट में डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज। और एक मुट्ठी सिक्का मैंने निकाला। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल। संभवतः ये 15 सेंट्स के आसपास रहा होगा। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट। जिसे मैंने उस लड़की के टोकरी में डिपॉजिटेड माने जमा कर दिया, माने रख दिया। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी। जो लड़की मेरे सामने याचनापूर्ण ढंग से खड़ी थी। आई ट्राइड। मैंने कोशिश किया टू एक्सप्लेन, इस बात की व्याख्या करने का। मैंने अपना सर उसकी तरफ करके यह बात बताने का प्रयास किया दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट। मैं टोकरी तो नहीं खरीद सका, बट एक्सटेंडेड द ग्रेजुएटी एज सब्स्टिट्यूट। लेकिन यह एक मुट्ठी सिक्का जो है मैंने उसके स्थान पर दया की राशि के रूप में, सहायता के रूप में या भीख के रूप में तुम्हें दे रहा हूं। आई रियलाइज्ड एट वंस। देखिए इस पैराग्राफ में जो है माई आर्म से लेकर के सब्स्टिट्यूट तक लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है। और फिर यहां से आई रियलाइज से लेकर के इस पैराग्राफ के अंत तक सिंस दैट नाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। आई रियलाइज्ड एट वंस। तुरंत मैंने महसूस किया। व्हाट ऑफेंस। क्या आघात। आई हैड गिवन। मैंने इस लड़की को दे दिया। तुरंत मुझे महसूस हुआ कि मेरे इस व्यवहार से लड़की को चोट लगा, आघात पहुंचा। द चाइल्ड ऑफ 9
वह जो 9 वर्ष की लड़की थी, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो चिथड़ों में थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और भूखमरी के कगार पर थी। एज माने किनारे, स्टारवेशन माने भूख, भूखमरी के कगार पर थी। रेज्ड हर चिन, चिन माने ठुड्डी को, रेज्ड माने उठाई, अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाई माने गंभीर हुई, खड़ी हुई। रिच्ड इन टू द बास्केट, टोकरी के पास रिच्ड माने पहुंच गई। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रासनेस ऑफ ए लेडी, और एक महिला का जो शान और स्वाभिमान होता है, उस शान और स्वाभिमान के साथ, गर्व के साथ, हैंडेड द मनी बैक टू, ला करके मुझे पैसे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग, और अब तो केवल एक ही बात थी, मेरे सामने केवल एक ही विकल्प था। आई कुड डू, जो मैं कर सकता था। क्या विकल्प था? टोकरी खरीदना। आई बॉट द बास्केट, मैंने उसकी टोकरी खरीद लिया। शी वाइप्ड हर टीयर्स, वो अपने आंसुओं को पोंछ ली। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और इसके बाद प्लेटफॉर्म को पार करके चली गई, उस पार चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास, और एक घास की बनी हुई झोपड़ी में चली गई, एक घास की बनी हुई झोपड़ी की तरफ गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट, ग्रास हट, दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, और संभवतः जो है यही 30 सेंट्स उस रात की उसकी आमदनी थी। Now in this paragraph the writer describes that he had bought sufficient baskets and fans, and both of his arms, both of his hands were full of baskets and fans. He had no place, he had no any other place to put any other basket and fans, and he did not need any other baskets. But he felt pity for the girl. He wanted to help the girl, so he balanced the baskets and fans of his right hand. It means he transferred the baskets and fans of his right hand into left hand, and his right hand became free, and he put his right hand into the right pocket of his coat, and he took a handful of coins. The writer says perhaps it was 15 cents, and he deposited this money in the basket of the girl, which was standing before him in a requesting mood. And the writer turned his face towards the girl to explain that he could not buy her basket, but he gave this money. He gave this money as a gratuity at the place of basket, as a substitute. He gave this money as a substitute. But at once the writer realized that his behavior offended the girl. He had offended the girl. The girl had shocked to see the behavior of the writer. And this girl of 9 years, who was
in rough and ragged dressed, and she was at the age of starvation. At once she raised her chin, and with the pride, honor, and graciousness of a lady, at once she reached near her basket. She took the money and she returned the writer. Now the writer says that he had no any other option but to buy her basket, and at last the writer bought her basket and paid 30 cents for it. As soon as the writer bought her basket and paid money, the girl was very happy. She wiped her tears and she also smiled and crossed the platform and entered a hut made of grass. And the writer says, perhaps it was the income of that girl at that night. It means 30 cents. This 30 cents was the income of girl at that night. अगला पैराग्राफ देखिए, लास्ट पैराग्राफ है. I told this story to Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू. मैंने ये कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे. I told him, मैंने उन्हें ये भी बताया, it was one reason, कि यही एकमात्र कारण है, उस लड़की का व्यवहार ही एकमात्र कारण है कि I had fallen in love with India. आज मैं भारतवर्ष से प्रेम करने लगा. The people I saw in India, यह पैराग्राफ भी लगा लीजिए, दी पीपुल से लेकर के और लास्ट तक, ये भी परीक्षा में आता है प्रायः. द पीपुल आई सा इन इंडिया, लोगों को मैंने भारतवर्ष में देखा. दोज इन द विलेजेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, मैंने लोगों को गांव में देखा, यानी गांव में जो किसान हैं उन्हें भी मैंने देखा. दोज इन हाई ऑफिस, और जो बड़े बड़े कार्यालयों में काम करते हैं उन्हें भी देखा, उनसे भी मैं मिला. और गांव में जो काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले किसान और श्रमिक हैं उनसे भी मिला. है बोथ प्राइड, दोनों के अंदर मैंने देखा, क्या देखा? प्राइड, गौरव, स्वाभिमान देखा. एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनसी, और उनके अंदर मैंने शिष्टाचार और नागरिकता के अच्छे गुण मैंने देखा. दे ऑल्सो हैव ए पैशंस फॉर इंडिपेंडेंस, उनके अंदर मैंने स्वतंत्रता के लिए प्रबल इच्छा देखा. मैंने सबके अंदर देखा कि उनकी भारतवासियों के अंदर, चाहे वो खेत में काम करने वाला श्रमिक हो, चाहे ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी हो, सबके अंदर मैंने स्वतंत्रता के प्रति स्वतंत्रता की एक प्रबल इच्छा देखा. दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, और यह जो सुंदर लड़की थी, इसका क्या कहना? बार्न स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, यह स्क्वेलर माने गंदा स्थान, एंड पॉवर्टी माने गरीबी, यह गंदे स्थान और गरीबी में पैदा हुई थी. अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी, इन बोथ, दोनों में, ग्रामर एंड मैनर्स. ग्रामर का अर्थ है स्कूली शिक्षा, यानी इस लड़की ने कोई स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, किसी विद्यालय या छोटे मोटे स्कूल में भी नहीं गई थी. एंड मैनर्स, और किसी अच्छे सोसाइटी, समाज में जाकर के तौर तरीकों को भी नहीं सीखी थी. अर्थात दोनों तरह से अशिक्षित थी. हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, लेकिन इस लड़की ने तो मुझे भारतवर्ष के आत्मा की एक झलक प्रस्तुत कर दिया. क्या झलक प्रस्तुत किया? तो ये झलक प्रस्तुत कर दिया कि हम भारतवासी भूखे रह सकते हैं, कष्ट सह सकते हैं, दुख उठा सकते हैं, लेकिन हम किसी से भीख नहीं मांग सकते हैं, किसी की कृपा पर नहीं रह सकते हैं, किसी से दया की भीख नहीं ले सकते हैं.
हम मेहनत से प्राप्त जो हमारी मजदूरी है उसे ही हम ले सकते हैं। हम किसी की कृपा या हम किसी के द्वारा सहायता या भीख पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। यह भारतवर्ष की जो भावना है उसे प्रस्तुत कर दिया। The writer says when he returned from his journey from the Himalayas to New Delhi, he told this story to Pandit Jawaharlal Nehru, who was the Prime Minister of India at that time. And he also told Pandit Nehru that the behavior of the girl was the single reason that now he had fallen in love with India. And the writer also says that he saw Indian people, whether they were working in high offices or they were working in fields. It means he met the workers of offices and he also met the farmers and poor laborers in the field. He says that both of them he saw pride and the sense of decency and citizenship, the sense of hospitality and the qualities of good citizenship. And he also saw that they had a long passion for independence. And he says that this girl who was born on a dirty place, on the bank of a sewer, or beside the road, under the shade of tent made of cloth or grass, and she did not attend any school, and she did not attend any good society, but this girl had given him the warm soul of India. This girl had given a lesson that Indian people should remain hungry, but Indian people would remain hungry, but they would not beg alms, they would not accept gratuity or gift of others. They would only believe in their works, actions, labors. इस प्रकार इस पाठ का मैंने आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में व्याख्या किया और पढ़ाया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इसमें पूरा लाभ मिलेगा। आप बिल्कुल मोबाइल को सामने रख करके और किताब खोल करके और इसे पढ़ें, जैसे कक्षाओं में पढ़ते हैं वैसे पढ़ें, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। और ये 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट पहले पढ़ें, उसमें इस पूरे पाठ का जो है